आज के लेक्चर में काम करेंगे डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने का मेथड, अपडेट करना और डिलीट करना। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, इन तीनों को मैं एक ही पेज पे ही अप्लाई करूंगा। वैसे आपकी चॉइस होती है कि आप अलग पेज बनाना चाहें या एक पेज पे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटा सा टेबल है मेरे पास न्यूज का, इसमें मेरे पास कॉलम्स की तादाद कम है इसलिए मैंने इसको सेट कर लिया। न्यूज का जो टेबल है इसमें न्यूज आईडी है, टाइटल की ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन है और पोस्टिंग डेट आ जाती है। अब पोस्टिंग डेट जो होगी इसको मैं सिस्टम से रीड करूंगा कि जो भी आपके कंप्यूटर पे डेट हो उसको रीड किया जाए, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसको मैं डिस्प्ले भी कर दूंगा। बाकी तीन चीजें जो होंगी, न्यूज का आईडी, न्यूज का टाइटल और न्यूज की डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीजें मैं खुद ऐड करूंगा इसमें। और इस टेबल में न्यूज आईडी जो है ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जब रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाता है तो आपने ये कंडीशन लगानी होगी कि प्राइमरी की रिपीट ना हो, क्योंकि अगर प्राइमरी की रिपीट होगी तो आपको आपका सॉफ्टवेयर एरर देगा, डेटाबेस काम नहीं करेगा। इसके अलावा रिकॉर्ड डिलीट और अपडेट करते वक्त भी इस आईडी पे कंडीशन लगाई जाएगी, तो इसको मैंने प्राइमरी की रखा हुआ है। जब भी कोई रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है या डिलीट किया जाता है तो ज्यादातर हम उसको आईडी की बेस पे करते हैं। आईडी के अलावा भी हो सकता है लेकिन उसके अंदर मैं आपको फिर डिफरेंस समझाऊंगा बाद में। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्म बनाना है। मैंने एक पीएचपी फाइल ले ली और इसको मैंने ओके कर लिया, फाइल को सेव कर लिया और इसको मैं उसी सेम फोल्डर में और इसको मैं नाम दे देता हूं डेटाबेस ऑपरेशंस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस चार है। एक हमने कल पढ़ा था सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करता है, रिकॉर्ड को फेच करता है, या सर्चिंग भी हम कह सकते हैं। सर्चिंग ना करें तो सारा रिकॉर्ड फेच होते हैं और अगर सर्चिंग करें तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपके पास आएंगे। इसके अलावा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है, ये सेम ऑपरेशंस आपके हर प्रोजेक्ट में होते हैं। डिफरेंस क्या होता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट? बाज़ औक़ात ये होता है कि एक बटन पे एक क्यूरी लगी हुई है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें एक बटन पे दो क्यूरीज होंगी, कुछ के तीन ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, तो ऑपरेशंस चेंज होते हैं। बाकी ओवरऑल इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन ये बिल्कुल सेम रहती है। नेक्स्ट लेक्चर में लॉगिन, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट का करेंगे काम, तो वो भी सारे प्रोजेक्ट्स में एज इट इज सेम रहता है। तो कॉमन चीजें जो होंगी वो हमारी इसमें कवर हो जाएंगी, बेसिक जो चीजें हैं। और इन्हीं चीजों को हम जब अपने प्रोजेक्ट की कोडिंग पे जाते हैं तो सेम चीजें हमें वहां पर भी अवेलेबल मिलती हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने फॉर्म बनाना है। फॉर्म और फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट मेथड में यूज करूंगा और एक्शन को खाली छोड़ दिया। एक्शन को खाली इसलिए कि ये पेज अपने आप को ही डेटा सेंड करेगा, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में काम किया था सर्चिंग के लिए। सर्चिंग वाला फॉर्म क्या कर रहा था, अपने आप को ही डेटा सेंड कर रहा था और खुद ही उसको फिर प्रोसेस भी कर रहा था। तो यहां पर भी मैं नया फॉर्म बनाने की बजाय यहीं पे तीन बटन्स लूंगा और तीनों का काम एक ही पेज पे। सबसे पहले आ जाएगा एंटर न्यूज आईडी, और अब इसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू टीएक्सटी आईडी और फिर बीआर ब्रेक। फिर उसके बाद न्यूज टाइटल, उसके लिए भी इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अगर ये हिंट आपसे गायब हो जाए तो कंट्रोल और स्पेस के साथ सामने आ जाती है। मैं एस्केप करता हूं, ये गायब हो गई है। कंट्रोल और स्पेस प्रेस करें तो ये हिंट वापस आ जाती है। अब इसके अंदर यहां पे नेम टीएक्सटी
टाइटल और BR। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं यूज करता हूं टेक्स्ट एरिया। और नेम TXT डिस्क्रिप्शन और BR ब्रेक। और सबसे लास्ट पे पोस्टिंग डेट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू TXT डेट BR। ठीक है, पेज को मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं और फिर मैं आपको इसमें से कुछ मेन पॉइंट समझाता हूं। मैंने यहां पर एक फॉर्म बना लिया है। सबसे पहले न्यूज आईडी, फिर न्यूज टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पोस्टिंग डेट। अब ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, लेबल्स लिखे हुए हैं, इनके साथ मैंने स्टार डाला हुआ है। स्टार मैंने इसलिए डाला हुआ है कि यूजर को पहले से पता हो कि मैंने ये वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, फिलहाल अगर मैं खाली बटन भी दबा दूंगा तो मेरा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिलहाल वो कंडीशन नहीं लगाई और ना ही मैं इस पे लगाऊंगा। बाद में जब ड्रीमवीवर पे काम करेंगे, स्प्राइट एलिमेंट्स पे या फिर जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि अगर टेक्स्ट बॉक्सेस खाली हो तो मैसेज किस तरह से डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने सिर्फ स्टार लेबल में डाला हुआ है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपका सॉफ्टवेयर मैसेज देगा कि इसको फिल करो। ये सिर्फ यूजर को सिर्फ बताने के लिए कि ये फील्ड्स उसने लाजमी फिल करनी है, कोई भी रिकॉर्ड सेव करते वक्त या अपडेट करते वक्त या डिलीट करते वक्त। इसके अलावा दूसरी चीज कि अगर आपके पास कोई एग्जांपल्स हो, ठीक है, पैटर्न्स हो, तो आप वो भी स्पेसिफाई कर लिया करें। कैसे? डेट ऑफ बर्थ जो है, सॉरी पोस्टिंग डेट जो है, पोस्टिंग डेट के सामने मैं छोटी ब्रैकेट डाल रहा हूं। इसके अंदर मैंने यहां पे लिख लिया 2019-12-15। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब यूजर जब इसको देखेगा तो उसको एक बेहतर पता चलेगा कि मैंने एंट्री किस तरह से करनी है। बाद में जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसकी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बल्कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम पोस्टिंग डेट जो की उस पर क्लिक करें तो कैलेंडर सामने आ जाए और कैलेंडर से डेट सेलेक्ट की जाए। फिलहाल मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, तो टेक्स्ट बॉक्स बनाते वक्त आपने यूजर को उसकी एग्जांपल्स बतानी है कि किस किस्म की एंट्री होनी चाहिए। अगर यूजर आईडी है तो लिखा होता है someone@, आगे उसका ईमेल जो भी अलाउड होता है, तो वो एग्जांपल्स लाजमी देनी है। स्टार बेसिकली मैं इसलिए डाल रहा हूं कि यूजर को पता हो कि एंट्री करते वक्त इन फॉर्म्स में से मैं किसी चीज को खाली न छोड़ूं। ठीक है, खाली छोड़ेगा फिलहाल तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन बाद में हम उस चीज को कवर करेंगे कि एरर आना चाहिए। दूसरी चीज, जितने भी लेबल्स अब तक पुराने लेक्चर्स में भी आपने देखे होंगे और नए लेक्चर्स में भी, इन लेबल्स को आपने हमेशा क्या करना है, टाइटल केस में डालना होता है। अब बेसिकली टाइटल केस क्या होते हैं, और ये लाजमी नहीं है, आप इधर बेशक छोटा लिख लें, छोटा लिख लें इंटर न्यूज आईडी, लेकिन बेहतर ऑप्शन क्या है कि आपने जो नाम लिखे हैं इनके अंदर स्पेस के बाद पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। लाजमी नहीं है, बेहतर है। ये GUI का रूल है, ग्राफिकल इंटरफेस का। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर देखा होगा तो उसमें भी आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे। स्पेस के बाद पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, और अगर कोई एब्रीवेशन हो तो वो फुल कैपिटल होती है। देखिए, अब आईडी शॉर्टकट है किस चीज की, आइडेंटिफिकेशन की, तो आई और डी दोनों मैंने कैपिटल इसलिए डाले हैं। एंटर में ई बड़ा है, न्यूज में एन बड़ा है। न्यूज टाइटल नीचे लिखा हुआ एन बड़ा है और टाइटल में टी बड़ा है, तो स्पेस के बाद हर पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, और जो एब्रिविएशंस होती हैं वो सारी की सारी आपने कैपिटल लिखनी है। अगर मैं लिखना चाहता हूं NIC नंबर, तो NIC तीनों में कैपिटल लिखूंगा और फिर स्पेस डालूंगा, और स्पेस के बाद नंबर जो होगा उसमें N बड़ा होगा। इसी तरह अगर फादर नेम है तो F बड़ा होगा और नेम के साथ N बड़ा होगा।
ठीक है, लिखने में आप जैसे भी लिखें लेकिन वो फिर बुरे लगते हैं, और इस तरह आपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। कंजंक्शंस जो होते हैं, जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, या आर्टिकल्स, उनको आपने छोटा लिखना होता है। ऑफ, एट, इन, टू, इस तरह से चीजें। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ में डी बड़ा होगा, डेट का, बर्थ में बी बड़ा होगा, लेकिन ऑफ बीच में छोटा होगा, दोनों छोटे होंगे। ओ एफ ऑफ दोनों छोटे करने हैं। ठीक है, सिंपली अगर हम कोई बुक भी पढ़ें तो उस बुक में भी आपने देखा होगा कि जो हेडिंग्स होती हैं वो हमेशा इसी पैटर्न में लिखी होती हैं। कंजक्शंस छोटे होते हैं, लेकिन अगर आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, अब इंट्रोडक्शन में आई बड़ा लिखा होगा, हेडिंग जो होती है, टू छोटा लिखा होगा, नेटवर्किंग में एन बड़ा लिखा होगा। तो ये रूल्स बेहतर होते हैं कि आप इनको फॉलो करें। ठीक है, आप देखें यहां पर भी नेक्स्ट विंडो, प्रीवियस विंडो, विंडो लिस्ट, क्लोज ऑल फाइल्स। ठीक है, आप देखें यहां पे रन इन डिबगर, इन बीच में छोटा लिखा हुआ, ये मेरे विंडो के अंदर से इसको शो कर रहा हूं। अब यहां पर मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस जो मुझे रिक्वायर्ड थे वो मैंने बना लिए। इसके बाद मुझे 3 बटन्स चाहिए। इनपुट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू btn सेव, वैल्यू इज इक्वल टू सेव। फिर दूसरा बटन भी सबमिट बटन होगा और इसका नाम btn अपडेट, ये रिकॉर्ड को अपडेट करेगा और इसको वैल्यू अपडेट डाल दी। और उसके बाद इनपुट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू btn del, dl नाम मैंने दे दिया इसको, और वैल्यू डिलीट। अब इसके अंदर यहां पर मैंने 3 बटन्स डिफाइन कर लिए, सेव, अपडेट और डिलीट। तीनों ऑपरेशंस में एक ही फॉर्म पे कर रहा हूं, लेकिन अगर अलग फॉर्म भी हो तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। उस पर एक बटन डालना है और पूरी इफ कंडीशन जो मैं समझाऊंगा वो आपके पास सेम हो जाएगी। और तीनों बटन सबमिट बटन हैं। सबमिट बटन डेटा सेंड करते हैं। अब इसके अंदर PHP पे मैं काम करता हूं। ठीक है, पहले मैंने जितना भी अभी तक काम किया हुआ है ये सारा HTML का काम है। पहला स्टेप मैं ये करूंगा कि यहां पर पोस्टिंग डेट जो लिखी हुई है ये आपके कंप्यूटर से रीड होनी चाहिए, और रीड होने के बाद यहां पर डिस्प्ले हो जाए, ताकि आपको डेट आज की खुद ना लिखनी पड़े। वैसे तो बेहतर ये होता है कि आप यूजर को इसको डेट शो ही ना करें, लेकिन मैं यूजर को शो कर रहा हूं ताकि यूजर को पता हो कि डेट क्या है आज। लेकिन वैसे इस डेट को शो नहीं किया जाता। आप कोई भी ईमेल करें या कोई भी पोस्ट या कोई कमेंट्स करें तो आपने डेट और टाइम नहीं लिखना होता, वो सिस्टम खुद ब खुद रीड कर लेता है। अब यहां पर सबसे टॉप पे PHP का जो ब्लॉक है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं, $C डेट। सी डेट जो होगी करंट डेट इज इक्वल टू डेट, ब्रैकेट शुरू, सबसे पहले ईयर डैश मंथ डैश डे। अब ये जो मैंने शो किया है ईयर, मंथ और डे, ये इसका पैटर्न है। इसको पैटर्न को चेंज करने से क्या होता है, आपकी वैल्यूज जो होती है वो मॉडिफाई होती रहती हैं। और यहां पे अब वैल्यू इज इक्वल टू लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, और इसके अंदर इको, और इको के अंदर $C डेट और सेमीकोलन। अब आपको यहां पर ये क्या शो कर रहा है, करंट डेट शो कर रहा है। करंट डेट को मैंने क्या किया, टॉप के ऊपर एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और उस वेरिएबल को वैल्यू के अंदर मैंने प्रिंट कर लिया है थ्रू PHP इको। ठीक है, चूंकि PHP का वैल्यू थी तो मैंने इसलिए वैल्यू जो है वो उसके बाद PHP का ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है। वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए PHP का ब्लॉक बना हुआ है ये पूरा। ठीक है, अब इसके बाद रिकॉर्ड को सबसे पहले मैं सेव करूंगा, और सेव करने के लिए सबसे पहले कंडीशन इफ इज सेट, फिर ब्रैकेट शुरू, $_ रिक्वेस्ट,
स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स btn सेव। सबसे पहली कंडीशन किस चीज पे मैंने लगा ली? सेव के बटन के ऊपर। अब ये जो पूरा इफ का ब्लॉक है इसके अंदर सेव का कोड होगा। यहां पर मैं कमेंट्स भी डाल लेता हूं, कमेंट्स उसी तरह दो फॉरवर्ड स्लैश डालें, सेव कोड स्टार्टेड, और यहां पर क्या होगा इस ब्लॉक पे सेव कोड एंडेड। अच्छा, एक और चीज, सेव पे भी कनेक्शन चाहिए, अपडेट पे भी कनेक्शन चाहिए, डिलीट पे भी कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन को आप ब्लॉक के बाहर डिफाइन कर दें। $, com is equal to mysqli underscore connect। सबसे पहले लोकल होस्ट, ये सर्वर नेम आ गया, उसके बाद रूट यूजर नेम आ गया, पासवर्ड एम्प्टी है, मैंने डबल कोट्स खाली छोड़ दिए, स्पेस वगैरह इसमें नहीं डालनी, और उसके बाद डेटाबेस का नाम है कार डेटाबेस। टेबल का नाम आपने नहीं लिखना, वो क्यूरी के अंदर आएगा, कार डेटाबेस। करेक्शन के बाद सेव का ब्लॉक आ गया। जब रिकॉर्ड सेव करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इस फॉर्म के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, न्यूज का आईडी है, न्यूज का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और पोस्टिंग डेट है, इन सब को आपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है। $ID या NID कर लेते हैं इज इक्वल टू $_request स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स txt id। आईडी को रीड करेगा, फिर $टाइटल इज इक्वल टू $_request स्क्वायर ब्रैकेट txt टाइटल, टाइटल को रीड किया जाएगा, फिर $डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू $_request, और यहां पे आ जाएगा txt डिस्क्रिप्शन, और फिर $p डेट, पोस्टिंग डेट इज इक्वल टू $request, और यहां पे txt डेट। अच्छा, एक और चीज जो ख्याल रखना है, बहुत औक़ात ये होता है कि हम डिस्क्रिप्शन जो होती है किसी भी टेबल के अंदर, डिस्क्रिप्शन को जाहिर बात हम शॉर्ट करके लिखते हैं, जिससे मैंने यहां पर भी न्यूज आईडी की जगह मैंने NID लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन की जगह मैंने DESCR लिखा हुआ है। यहां पर ये जो डिस्क्रिप्शन कॉलम का नाम होता है इसमें आप DESC ना लिखें, ये ख्याल रखना है। DES सिर्फ लिखने या DESCR फिर लिखें। DESC जो है ये डिसेंडिंग के लिए यूज होता है, SQL के अंदर DESC डिसेंडिंग का शॉर्टकट है। डिसेंडिंग या असेंडिंग क्या चीजें हैं, मैं उनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, कल वाले लेक्चर पे चले जाते हैं। कल हमने पेज बनाया था व्यू स्टूडेंट, अब ये जो व्यू स्टूडेंट है इसके अंदर यूजर आईडी जो है आबिद, अहमद, नुमान, जुल्फिकार इस तरह से आ रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि यहां पर ये मुझे बाय नेम असेंडिंग ऑर्डर में शो हो, वो तो ऑलरेडी हो भी रहे हैं। उसको मैं यहां पे पहले मॉडिफाई करता हूं कस्टमर, वो इसलिए हो रहे हैं कि यहां पे जो नाम है वो असेंडिंग में ही है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूं। अब ये जो हमारे पास टेबल है, इस टेबल के अंदर जो नेम है ये एक तरतीब में नहीं है, पहले जायद का नाम आ रहा है, फिर अहमद का, फिर नुमान का, फिर जुल्फिकार का। ये जो तरतीब है ये यूजर आईडी के हिसाब से है, A B पहले है, फिर AH है, फिर NO है, फिर ZU है। अगर कोई नई आईडी भी डाली जाए
तो वो भी अगर ए से कम होगी, फॉर एग्जांपल यहां पर इसी डेटाबेस के अंदर मैं एक एंट्री कर लेता हूं, यहां पर यूजर आईडी की जगह मैं लिख लेता हूं आमिर, पासवर्ड डाल दिया, नेम के अंदर मैं यहां पे लिख लेता हूं मोहम्मद आमिर लिख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ यहां पे सिलेक्ट कर लें, वो चीजें मैं डाल रहा हूं जो मुझे सामने नजर आएंगी, मेल और फोन नंबर। अब इसको मैं गो कर लेता हूं, नई एंट्री मैंने कर ली है। अच्छा, ट्रंकेटेड कैरेक्टर इसलिए दे रहा है, कोई फील्ड साइज छोटी है, लेकिन उसका मसला नहीं है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, देखिए आमिर पहले आ गया है। आईडी के हिसाब से ये तरतीब में है। जिस तरह टेबल बनाते वक्त मैंने आपको कहा था कि हमेशा प्राइमरी की जो होती है वो इंडेक्स होती है, इंडेक्स का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में होती है। अब यहां पर मैंने क्या करना है, बाय नेम इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, क्योंकि ज्यादातर जब हम स्टूडेंट लिस्ट देखते हैं तो बाय नेम देखते हैं। तो इसके लिए यहां पर मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय, ORDER ऑर्डर, फिर स्पेस, स्पेस के बाद फिर बाय, और बाय के बाद फिर मैं लिख लेता हूं इसके आगे नेम। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये अहमद, मोहम्मद, फिर नुमान, फिर जायद, फिर जुल्फिकार आ रहा है। बाय नेम ये तरतीब में आ गए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जिसको हम असेंडिंग कहते हैं। और अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूं तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर बाय नेम, और नेम के बाद DESC, डिसेंडिंग। अब ये जुल्फिकार पहले आ गया, फिर जायद है, फिर नुमान है, तो DESC जो होता है डिसेंडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, किसी भी कॉलम नेम में डिस्क्रिप्शन की बजाय DESC नहीं लिखना, DES लिखते हैं या DESC आप पूरा लिखें, या डिस्क्रिप्शन फिर लिखें, सिर्फ DESC यूज नहीं करना, वो कीवर्ड है। ये तो चले ऑर्डर वाला आ गया काम। वापस आते हैं अपने कोड के ऊपर, इंसर्ट के कोड पे। इंसर्ट पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, न्यूज आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पोस्टिंग डेट, इन सबको मैंने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, रिकॉर्ड को सेव करना है। लेकिन सेव करने से पहले मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट बताई थी, वो क्या है कि हमने न्यूज आईडी को चेक करना होगा कि कहीं ये रिपीट तो नहीं हो रही। अगर आपकी आईडी रिपीट हो रही है तो आपका डेटा एक तो सेव भी नहीं होगा और कन्फ्लिक्ट करेगा, प्राइमरी की वायलेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं कंडीशन लगाऊंगा, डेटाबेस में से मैं चेक करूंगा किसको, न्यूज आईडी को। अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो फिर मैं उसको इंसर्ट नहीं करूंगा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर उसको इंसर्ट किया जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले $CMD इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, सबसे पहले $कनेक्शन कॉमा फिर डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम न्यूज वेयर NID इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट्स के अंदर आपने क्या करना है, वेरिएबल का नाम $NID और फिर सेमीकोलन। अब यहां पर मैंने पहला स्टेप क्या किया है कि मैंने कमांड अप्लाई कर दी। किस चीज की कमांड, सेलेक्ट की कमांड, और सेलेक्ट की कमांड के अंदर मैंने न्यूज आईडी को कंपेयर किया, क्योंकि न्यूज आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद फिर अब मुझे पता ही नहीं है कि रिकॉर्ड है या नहीं, उसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, $N इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज, $CMD। ये कंडीशन क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज, ये बेसिकली प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि आपको ये बताएगा कितने रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये कितनी रोज एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर एक रो मैच होगी तो 1 रिटर्न हो जाएगा, 2 रोज मैच हो जाएंगी तो 2 रिटर्न होगा, 3 मैच हो जाए तो 3 रिटर्न होगा, और अगर कोई रो मैच ना हो तो 0 रिटर्न होगा। ठीक है, 0 का मतलब यह है कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 1 या 1 से ग्रेटर का मतलब है कि आपका रिकॉर्ड मौजूद है। अब यहां पे कंडीशन आ जाएगी, इफ ब्रैकेट शुरू $N इज ग्रेटर देन 0। अगर n ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब है आपका रिकॉर्ड मौजूद है,
और अगर नहीं है तो फिर एल्स का ब्लॉक चलेगा। अगर n ग्रेटर देन 0 है तो मैसेज दे दो। मैसेज के लिए भी मुख्तलिफ मेथड यूज हो सकते हैं। मैं इस वक्त एक पॉपअप मैसेज यूज करूंगा। इको के अंदर मैं लिखता हूं यहां पे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट, और अलर्ट के अंदर फिर सिंगल कोट्स के अंदर रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, और फिर स्क्रिप्ट को क्लोज कर दें। स्क्रिप्ट बेसिकली जावा स्क्रिप्ट को कहते हैं। यहां पर जो स्क्रिप्ट में यूज कर रहा हूं ये जावा स्क्रिप्ट है, और जावा स्क्रिप्ट आपको एक पॉपअप मैसेज देगा, अलर्ट देगा, जो इधर सामने आती है, और फायरफॉक्स अगर यूज करें तो ऊपर वाले कोने में आती है। ये कब होगा? जब रिकॉर्ड मौजूद है, और अगर मौजूद नहीं है रिकॉर्ड तो फिर इंसर्ट का कोड। अब इंसर्ट के अंदर क्या होगा? सबसे पहले $CMD1 इज इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर क्यूरी, सबसे पहले कनेक्शन, कॉमा, और फिर इंसर्ट इनटू। इंसर्ट करो, कीवर्ड है, इनटू कीवर्ड है, और न्यूज जो है ये उस टेबल का नाम है जिस टेबल में आपने एंट्री करनी है। इंसर्ट इनटू न्यूज। इसके बाद किस किस कॉलम में एंट्री करनी है? न्यूज आईडी के अंदर, फिर टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, और पोस्टिंग डेट के अंदर। ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर नाम डाले हुए हैं ये मैंने डेटाबेस वाले नाम डाले हुए हैं। NID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पोस्टिंग डेट। इस कॉलम में एंट्री करनी है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अगर कोई कॉलम खाली छोड़ना चाहें, आपको एंट्री उस वक्त नहीं चाहिए, तो आप उस कॉलम को यहां पर ना लिखें, और जब वैल्यूज लिखी जाएंगी तो फिर भी उसको ना लिखें। लेकिन एक चीज ख्याल रखना है, रिकॉर्ड इंसर्ट सिर्फ एक दफा होगा। एक दफा का मतलब है फर्स्ट टाइम। इन्होंने मुझे अपना रोल नंबर भी बता दिया और नाम भी बता दिया, लेकिन बाकी इन्होंने मुझे अपना डेटा नहीं दिया। मैं क्या करूंगा? इनका सिर्फ रोल नंबर और नेम सेव कर लेता हूं। बाद में मुझे इन्होंने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल दे दी, पूरा रिकॉर्ड इन्होंने मुझे दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको इंसर्ट नहीं करूंगा, फिर मैं इसको अपडेट करूंगा, पुरानी फील्ड को अपडेट करूंगा। क्योंकि अगर मैं इंसर्ट करता हूं दोबारा से तो नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। इसलिए इंसर्ट सिर्फ एक दफा होता है। अपडेशन मल्टीपल टाइम्स हो सकती हैं, लेकिन इंसर्शन सिर्फ एक दफा होगी, और इंसर्शन में हमेशा नई रो बनती है। जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो नई रो बनेगी। अगर जो कॉलम रह गए हैं तो हम दोबारा इंसर्ट की क्यूरी नहीं लगाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता फिर इंसर्ट इनटू न्यूज, पहले मैं टाइटल छोड़ देता हूं बाद में डाल लेता हूं, तो वो ऐड नहीं होगा, वो नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, तो फिर अपडेट करना पड़ेगा। कॉलम रह जाए या खुद छोड़े जाएं तो उसको बाद में अपडेट करना होगा। यहां पे अब मैंने इंसर्शन आ गई, इंसर्ट इनटू न्यूज, न्यूज आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पोस्टिंग डेट, ब्रैकेट बंद, ये स्मॉल ब्रैकेट्स दोनों तरफ है। फिर उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज के बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट। वैल्यूज मैंने ऐड करनी है इस टेबल में। अब क्या वैल्यू ऐड करनी है? वो वैल्यूज कहां से आएंगी? वेरिएबल्स में से, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर डिफाइन किए हुए हैं। सबसे पहले तरतीब का ख्याल रखना है, सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट्स के अंदर $NID, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट्स के अंदर टाइटल, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट्स, $, और $, के अंदर फिर मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन, और फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट्स, $P डेट। वैल्यूज से पहले जो ब्रैकेट है इसमें कॉलम्स के नाम है जो डेटाबेस वाले हैं, और यहां पर वेरिएबल्स के नाम है जो इस फॉर्म के अंदर डिफाइन है। आखिर में अब इसके लास्ट पे सेमी कॉलम मैंने डाल दिया, टर्मिनेट कर दिया इस कमांड को। जब ये पेज रन होगा और सेव का बटन क्लिक होगा, अगर रिकॉर्ड पहले से मौजूद ना हो तो रिकॉर्ड को सेव कर दिया जाएगा, उस पर आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो क्या है? क्या ये आपका रिकॉर्ड सेव हुआ भी है या नहीं सही तरह से? क्योंकि PHP के अंदर अगर इस कमांड में कोई गलती हो, अगर इस कमांड के अंदर कोई मैं मिस्टेक कर लूं, तो कुछ मिस्टेक्स तो ये शो करता है, लेकिन ज्यादातर मिस्टेक्स ये शो नहीं करता। फॉर एग्जांपल सिंगल कोट्स वगैरह मिसमैच हो जाए,
या कॉमास रह जाए कहीं से, तो ये मुझे मैसेज नहीं देगा कि आपकी कमांड में गलती है। ASP.NET में एरर मिल जाता है हमें कि आपकी कमांड में ये गलती है, आपका रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ इस गलती की वजह से। लेकिन PHP पे आपको ऐसा कोई एरर नहीं मिलता, वो एरर खुद जनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे? इफ ब्रैकेट शुरू $CMD1 ग्रेटर देन 0, अगर ये कमांड सही रन हो जाए तो CMD1 जो होगी वो 1 रिटर्न करेगी, ग्रेटर देन 0 रिटर्न करेगी। तो फिर यहां पर मैं इको और इको के अंदर उसी तरह से स्क्रिप्ट डाल लेता हूं, और स्क्रिप्ट के अंदर फिर अलर्ट, और अलर्ट के अंदर रिकॉर्ड सेव्ड, जो भी मैसेज आप देना चाहें। और स्क्रिप्ट को क्लोज। और इसी तरह से अगर एल्स चल गया तो एल्स पे क्या होगा, यहां पर मैसेज आ जाएगा डेटाबेस एरर में लिख लेता हूं। जब आपको डेटाबेस एरर का मैसेज नजर आए तो इसका मतलब है आपने इस कमांड में कुछ गलती की है। अब वो गलती अमूमन क्या क्या होती है? पहली चीज तो लाजमी चेक करें कि आपने टेबल का नाम और कॉलम्स के नाम सही लिखे हैं। फिर दूसरी चीज, हर कॉलम के बाद ब्रैकेट्स होनी चाहिए, कॉमास होने चाहिए। ब्रैकेट्स का ख्याल रखें, दोनों तरफ ब्रैकेट्स हैं, इधर भी और वैल्यूज के बाद भी। इसके अलावा फिर दूसरी चीज, इधर जितने कॉलम्स हैं उतनी वैल्यूज इधर होनी चाहिए। कॉमास के साथ सेपरेटेड भी होनी चाहिए और दोनों तरफ सिंगल कोट्स भी होने चाहिए। ये ऐसे एरर है वो आपको बताएगा नहीं, मैसेज में ये नहीं आएगा कि आपका फलां कॉलम मिसिंग है या फलां चीज मिसिंग है। सिर्फ आपको ये मैसेज देगा डेटाबेस एरर, वो भी तब मिलेगा मैंने ये एल्स कंडीशन लगाई हुई है। अगर ये एल्स में ना लगाऊं तो मुझे ये मैसेज भी नहीं देगा, डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा रिकॉर्ड। अब इस पेज को मैं कोड करने के बाद रिफ्रेश कर लेता हूं। न्यूज आईडी मैंने 1 डाल दी, न्यूज टाइटल डाल दिया, और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूं। तो अब ये मुझे मैसेज दे रहा है रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने न्यूज आईडी जो है वो मैंने दोबारा 1 ऐड की है। 1 और 2 मेरे पास ऐड है, मैंने 3 डाल दी। अब इसको मैं सेव कर लेता हूं, तो रिकॉर्ड सेव हो चुका है। लेकिन कंफर्म करने के लिए आप क्या करें, अपनी डेटाबेस को रिफ्रेश कर लें। उस टेबल को रिफ्रेश करने का मकसद क्या है? रिकॉर्ड तो आपका सेव हो जाता है, लेकिन गलत भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन की जगह टाइटल आ जाए, टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन आ जाए। वो कैसे? यहां पर आपने टाइटल पहले डाला हुआ है, फिर डिस्क्रिप्शन है। वैल्यूज लिखते वक्त आप आगे पीछे कर लें तो एरर नहीं देगा आपको, बल्कि वैल्यूज ऐड कर लेगा। फॉर एग्जांपल, नेम की जगह फादर नेम आ जाए, फादर नेम की जगह नेम आ जाए, तो एरर शो नहीं करेगा। सिस्टम को तो नहीं पता कि आपने क्या डालना है। उसको कंफर्म करने के लिए आप डेटाबेस में लाजमी चेक कर लें, या फिर अगर आपने व्यू वाला पेज बनाया हुआ है तो उसको देख लें, वहां पर आपको रिकॉर्ड नजर आ जाएगा। रिकॉर्ड सेव के ऊपर कोई मसला तो नहीं है ना कोडिंग में? क्या कोडिंग मसला है? पीछे रहता क्या है? कोडिंग प्रैक्टिस से होगी ना, आप थोड़ी थोड़ी इसको रोजाना प्रैक्टिस करें। फिर तो कुछ नहीं हो सकता। क्या गेट और पोस्ट में होता है? गेट में जो वैल्यू होती है वो एड्रेस बार में नजर आ जाती है, जो हमने सबमिट की होती है। पोस्ट अगर यूज करें तो वैल्यूज पे नजर नहीं आती। और कोई नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट कोड जो है वो है रिकॉर्ड को अच्छा, नेक्स्ट मुझे जो कोड चाहिए वो है अपडेट के लिए और डिलीट के लिए। अब इसमें सबसे नेक्स्ट स्टेप में मैं अपडेट का कोड करूंगा। अपडेट के कोड के लिए मैं इसी इफ कंडीशन को कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, कोई इतना इशू तो नहीं है ना इसमें, क्योंकि मुझे यहां तक सेम चीजें चाहिए, यहां तक n ग्रेटर देन 0 तक। तो इसलिए मैंने इसी को कोड को कॉपी कर लिए। एक लाइन छोड़ के मैं पेस्ट कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चल जाए। अगर आपने सिर्फ सेव का काम करना हो
तो आपने ऊपर वाला इफ कंडीशन यूज करना है, यहां पे अपडेट और यहां पर भी अपडेट। ठीक है, शुरू में मैं भी कोड कॉपी पेस्ट करता था दूसरों से, ठीक है ना, आप भी यही काम करें, मेरा कोड कॉपी कर लिए करें। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो बटन है वो है अपडेट का। तो सबसे पहले इसकी जो इस सेट की कंडीशन है, यहां पे आ जाएगा btn अपडेट। उसके बाद फिर आपने जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पोस्टिंग डेट, इन सब को आपने फेच कर लिया और वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लिया। बाकी अब इसके बाद वाला जो कोड है ये मैं हटा देता हूं ताकि इसको दोबारा लिखूं आपके सामने। अब रिकॉर्ड को सेव करने से पहले प्राइमरी की को चेक करना कि क्या वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, वो लाजमी है। लेकिन अगर कोई प्राइमरी की आपकी ऑटो जनरेटेड हो तो फिर उसको चेक नहीं किया जाता, उसको डायरेक्ट इंसर्ट किया जाएगा। या फिर अल्टरनेटिवली कुछ और कंडीशंस भी हो सकती है। अल्टरनेटिव कंडीशंस कैसे? आपने कोर्स की रजिस्ट्रेशन करनी है या किसी आपने कोर्स में अप्लाई करना है, उसके अंदर यह कंडीशन लाजमी होगी कि एक स्टूडेंट एक कोर्स में दोबारा अप्लाई ना करे सेम सेशन के अंदर। तो उसके लिए फिर आपके पास आईडी को चेक नहीं किया जाएगा बल्कि बाकी कंडीशंस को चेक किया जाएगा। अच्छा, अब रिकॉर्ड अपडेट और डिलीट करने से पहले इस चीज को चेक करना कि क्या रिकॉर्ड एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं, लाजमी नहीं है लेकिन बेहतर है। इंसर्ट से पहले तो लाजमी है क्योंकि प्राइमरी की डुप्लीकेट ना हो जाए, डुप्लीकेट होने पे एरर आता है। लेकिन अपडेट और डिलीट करने से पहले बेहतर क्यों है? आपने मुझे कहा कि मेरा रोल नंबर 15 है, आप मेरा रिकॉर्ड अपडेट कर दें। मैं लिखता हूं रोल नंबर 15 और नीचे रिकॉर्ड लिख के अपडेट कर लेता हूं। मुझे सिस्टम मैसेज दे देता है रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। जब मैं व्यू रिकॉर्ड पे जाता हूं तो वहां पर तो आपका रोल नंबर है ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है। सिस्टम मुझे मैसेज तो दे रहा है कि रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। रिकॉर्ड अपडेट इसलिए मैसेज दे रहा है, मुझे कोई एरर नहीं था। जब कोई एरर ना हो तो मैसेज आ जाता है। लेकिन मैंने ये कंडीशन अगर ना लगाई हो चेक करने वाली तो फिर मुझे मैसेज मिलेगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। हालांकि रिकॉर्ड जब मैं व्यू करता हूं तो व्यू में मुझे मिल ही नहीं रहा। इस कंडीशन को लगाने का ये फायदा होगा कि अगर कोई आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मैसेज मिल जाए कि ये आईडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर आपने उसी तरह से न्यूज आईडी को चेक कर लिया और एन के अंदर उसका रिजल्ट स्टोर कर लिया। इफ अगर एन ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब है हमारा रिकॉर्ड मौजूद है, और अगर हमारा रिकॉर्ड मौजूद है तो हम उसको अपडेट करेंगे। और एल्स पे हमारी कंडीशन क्या लगेगी कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब एल्स के अंदर इको और इको के अंदर यहां पे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट और अलर्ट के अंदर रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट या न्यूज आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी मैसेज डालना चाहें। और सेमीकोलन। अब ये कोड जो है ये एल्स के अंदर चला जाएगा। जिस तरह मैंने पहले जो इफ का था उससे रिवर्स काम है। अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर उसको क्या किया जाएगा, अपडेट। $CMD1 इज इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर क्यूरी $कनेक्शन कामा फिर डबल कोट्स। अब यहां पे आ जाएगा अपडेट। अपडेट कीवर्ड है, उसके बाद टेबल का नाम, टेबल का नाम है न्यूज। अपडेट करो न्यूज के टेबल को। सेट कीवर्ड है। अब सेट के बाद सबसे पहले टाइटल इज इक्वल टू सिंगल कोट्स $टाइटल। यहां पर ये जो टाइटल मैंने पहला वाला लिखा हुआ है $साइन के बगैर लिखा हुआ है, ये कॉलम का नाम है जो डेटाबेस में मैंने फेच किया है। और ये जो टाइटल मैंने डाला हुआ है ये वैल्यू है उसकी जो मैंने उसको असाइन की है। फिर कॉमा डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू सिंगल कोट्स $साइन डिस्क्रिप्शन। फिर कॉमा p अंडरस्कोर डेट पोस्टिंग डेट इज इक्वल टू सिंगल कोट्स $साइन p डेट। आखिरी कॉलम जो है इसके बाद आपने कॉमा यूज नहीं करना। और अब इसके बाद हमारे पास
दो ऑप्शन है, वेयर की कंडीशन लगाएं या ना लगाएं। अगर वेयर ना लगाएं तो क्या होगा, सारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, जितनी भी न्यूज है वो सब की सब चेंज हो जाएंगी। और वेयर लगाने से ये फायदा होता है, सिर्फ रो रिकॉर्ड अपडेट होगा जो मैच हो जाएगा। वेयर NID इज इक्वल टू सिंगल कोट्स $NID। अब अपडेट के अंदर मैं एक दफा दोबारा रिवाइज करता हूं, अपडेट कीवर्ड है, न्यूज टेबल का नाम आ गया जिस टेबल को अपडेट करना है, सेट कीवर्ड आ गया, फिर उसके बाद कॉलम नेम और उसकी वैल्यू, कामा नेक्स्ट कॉलम उसकी वैल्यू, फिर नेक्स्ट कॉलम और उसकी वैल्यू। जो अपडेट करने हो, अगर कोई छोड़ना चाहे तो यहां पर उसको ना लिखे, मेंशन ना करें। वेयर कंडीशन आ गई और कंडीशन के बाद उसकी आपने जिस प्राइमरी की के बेस पे अपडेट करना है तो प्राइमरी की के ऊपर कंडीशन लगा दी है। अब यहां पर ये कमांड एग्जीक्यूट हुई है या नहीं, उसी तरह से इफ ब्रैकेट शुरू $CMD1 ग्रेटर देन 0, तो यहां पे स्क्रिप्ट आ जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड। और ये जो अंदर वाला एल्स है, इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर मैसेज आ जाएगा डेटाबेस एरर। सर अगर पूरे जी टेबल को अगर अपडेट करने स्टैटिक पे जाके कर सकते हैं? नहीं स्टैटिक नहीं होता ना, आपने कॉलम और उसकी वैल्यू लाजमी बतानी है। अभी सारा टेबल ही अपडेट हो रहा है ना, आईडी फिक्स रहेगी, वो प्राइमरी की है, बाकी जितने भी कॉलम्स है सारे अपडेट हो रहे हैं। कॉलम्स एक अपडेट करना हो या सारे करने हो, आपने कॉलम्स के नेम और उसकी वैल्यू मेंशन करनी है। स्टैटिक से तो सिस्टम को पता ही नहीं होगा कौन सी वैल्यू कहां डालूं। यहां पे अब इसको पता है कि टाइटल के अंदर मैंने इस वेरिएबल से वैल्यू उठानी है, डिस्क्रिप्शन इस वेरिएबल से उठानी है, पोस्टिंग डेट यहां से उठानी है, तो स्टैटिक उसमें यूज नहीं होता। ठीक है, अब इसके अंदर मैं न्यूज ID 1, टाइटल के अंदर A डाल दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर B, और फिर इसको अपडेट, रिकॉर्ड अपडेटेड। डेटाबेस में कंफर्म भी कर लें, आप दोबारा टेबल के नेम पे क्लिक कर लें तो न्यूज ID 1 जो है इसको मैंने अपडेट किया है, टाइटल भी चेंज हो गया, डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो गई, और पोस्टिंग डेट आज वाली उठा ली है इसने जो इस वक्त सिस्टम पे मौजूद है। फिर इसके बाद लास्ट ऑप्शन है डिलीट। बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए यहां पर जो अपडेट वाला कोड है उसी को मैं कॉपी कर रहा हूं, और इसमें हमें वैल्यूज बहुत कम चाहिए होती हैं। ये डिलीट का कोड आ गया और यहां पर भी डिलीट। जब रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है तो सिर्फ उसकी आईडी हमें जरूरत है, बाकी कॉलम्स लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कंडीशन लगा ली कि क्या वो न्यूज मौजूद है भी कि नहीं, ना लगाए फिर क्या होगा, मैं न्यूज ID 3 लिख लेता हूं, सिस्टम मुझे मैसेज देगा डिलीटेड, हालांकि 3 है ही नहीं है न्यूज। तो इसलिए मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर ID एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये मैसेज दे देगा आपको, उसी तरतीब में होंगे। अब इसके बाद यहां पर आपने क्या करना है, कोड चेंज करना होगा। अगर वो एग्जिस्ट कर रही है न्यूज तो फिर क्या करो, डिलीट फ्रॉम न्यूज। अगर मैं सिर्फ यहां तक कमांड लिख दूं डिलीट फ्रॉम न्यूज, तो इससे क्या होगा, जितनी भी न्यूज है टेबल के अंदर सबकी सब डिलीट हो जाएंगी। कंडीशन लगा लें, वेयर NID इज इक्वल टू सिंगल कोट्स $NID, और यहां पे मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड डिलीटेड, और यहां पे BTN डेल, बटन का नाम भी उसकी कंडीशन के साथ चेंज हो जाएगा। यहां पर मैं लिखता हूं न्यूज ID 5 और डिलीट, तो रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट मैसेज। अगर ये मैं कंडीशन ना लगाता तो मुझे मैसेज मिल जाता कि न्यूज सक्सेसफुली डिलीटेड, मैं भी खुश हो जाता, चले कुछ काम तो हो गया, लेकिन वो था ही नहीं, रिकॉर्ड ही। अब अगर मैं यहां पर 2 लिख लूं और फिर इसको डिलीट कर लें तो रिकॉर्ड डिलीटेड, और इस टेबल को वापस रिफ्रेश कर लें, इसको लाजमी कंफर्म किया करें कि आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में से भी गायब हो रहा है या नहीं। अक्सर ऐसे होता है कमांड कोई और एग्जीक्यूट हो रही होती है, ऑपरेशंस कुछ और हो रहे होते हैं, मैसेज चेंज होता है, मैसेज चेंज करना याद ना रहे तो वो आपको मैसेज तो मिल जाता है
लेकिन ऑपरेशंस चेंज हो सकते हैं, कोई और गलती हो सकती है, तो उसको डेटाबेस